बहुत ही सम्माननीय और हम सब लोगों के सुपरिचित भी हैं और जिनका हमारे को मार्गदर्शन समय समय पर मिलता भी रहता है, ऐसे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भी हैं। विद्या भारती के महामंत्री हैं श्रीमान अवनीश भटनागर जी। हम सब लोग शिक्षा महाकुंभ में हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो योग्यतम व्यक्ति उसका विश्लेषण करने के लिए आने चाहिए थे, तो वो हमारे बीच में हैं। अवनीश भटनागर जी, प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी जो अपने यहाँ के कुलपति भी हैं और स्वदेशी जागरण मंच का भी उनके पास क्षेत्रीय दायित्व है। श्रीमान विजय नड्डा जी जो हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं विद्या भारती के, श्रीमान देशराज जी, और बहुत ही योग्य और उच्चतम शिक्षाविद अनेक विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर मैं देख रहा हूँ, वे भी यहाँ उपस्थित हैं। और जो एक साधना लगभग 100 वर्षों से इस देश में चल रही है, योग्य मनुष्य निर्माण की, योग्य नागरिक निर्माण की, योग्य भारतीय निर्माण की, योग्य हिंदू निर्माण की, हिंदू संगठन की, वो जो साधना चल रही है, जिस साधना का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके प्रतिनिधि के नाते से हमारे यहाँ के हरियाणा के प्रांत प्रचारक डॉक्टर सुरेंद्र जी उपस्थित हैं, हमारे सह प्रांत कार्यवाह यहाँ उपस्थित है और अनेक और भी अनेक संघ के कार्यकर्ता भी उपस्थित होंगे, अन्य शिक्षाविद और प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहले तो यहाँ पर इस आयोजन को, ये जो शिक्षा महाकुंभ 2024, इसके आयोजकों को मैं बधाई देता हूं कि वे लगातार, क्योंकि मैं तो 4 साल पहले जलंधर वाले शिक्षा कुंभ में गया था, एक उससे पहले भी हो चुका था। ये कौन सा शिक्षा कुंभ है विजय जी? चौथा। ऐसे लगातार शिक्षा कुंभ का आयोजन करके व्यवहारिक रूप से शिक्षा का, नई शिक्षा नीति का कैसे आगे हम क्रियान्वयन कर सकते हैं, उसमें इस प्रकार के और शिक्षा कुंभ की बड़ी भूमिका रहती है। ऐसे उनका सतत आयोजन उत्तर क्षेत्र की विद्या भारती कर रही है, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आज सवेरे विजय जी से चर्चा कर रहा था कि हमारा शीर्षक क्या लिखा है हमने यहाँ पर। कहले शिक्षक तो जो भी रखा हो, लेकिन सतीश जी आपने जो कहना तो वो कहना ही है, बोल ही देना, अब मुझे क्या कहना है। लेकिन एक बात मैं पूछता हूं, प्रचारक आदमी है तो जरा उसी हिसाब से बात करनी चाहिए, भाषण तो वैसे भी कर नहीं सकते, समय इतना दिया है। नई शिक्षा नीति 2020 इसका डॉक्यूमेंट, छोटा डॉक्यूमेंट है, बहुत बड़ा नहीं है, अपने में से जिन्होंने देखा है, वो डॉक्यूमेंट जिन्होंने देखा है वो जरा एक बार हाथ खड़ा करें, ऊंचा हाथ खड़ा करें। चलो, तो अभिनंदनीय बात है, कम से कम 50% से तो ऊपर ही है जिन्होंने देखा है। अगला प्रश्न तो कठिन है, जिन्होंने वो डॉक्यूमेंट, बहुत बड़ा नहीं है, कितने पृष्ठों का है, विद्यार्थी में से कोई बता सकता है? ठीक है, टोटल मिला के 64 है, लेकिन वो इंडेक्स वो निकाल दो, एक्चुअली तो 60 पृष्ठ ही, मैं दिखा देता हूं। वो क्या हुआ कि मैंने भी नहीं पढ़ी, जब मेरे को कहा इन्होंने आना है यहां पर, मैं कहा सरेआम सबके बीच में किसी ने पूछ लिया तो फिर क्या होगा। अभी तक भी मैं पूरा नहीं पढ़ पाया हूं, ऐसे मैं वो नहीं कहता हूं, लेकिन चलो शुरुआत तो कर दी है। ये वो मैंने अभी निकलवाया जब 5-6 दिन पहले, ये नई शिक्षा नीति का ये डॉक्यूमेंट है, 60 पृष्ठों का डॉक्यूमेंट है। अपने में से जो ऐसा कहते हैं कम से कम एक बार तो हमने पढ़ा है, वो तो हाथ खड़ा करें, सही सही बताना। सरेआम बैठे, स्वामी जी सामने बैठे, वाह ले भाई हमारे डॉक्टर साहब सहित, बहुत अच्छी बात है। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को, उनके वाइस चांसलर को मैं अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने हरियाणा में सब शिक्षा, हरियाणा में या भारत में, लो देख लो, मैं दे दूं स्टेटमेंट, कल को फंसा ना देना,
सारे भारत में सबसे पहले जिस विश्वविद्यालय ने इसको लागू किया, ऐसी अपने विश्वविद्यालय में कार्यक्रम हो रहा। अब वो बहन जी कह रही है अरे हमने भी तो कर रखा है, ऐसे ही ना। हाँ, दिनेश जी कहेंगे खामखा बाद में सतीश जी मेरे से पूछेंगे, अभी कह दूं हाँ मैंने भी कर रखा है। एनीवे, ठीक है, बहुत लोगों ने किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह अत्यंत आवश्यक है। भारत को जो हमारी वैश्विक और उसकी यात्रा होने वाली है, उस यात्रा में भारत को विश्व का एक अग्रणी राष्ट्र बनाने में जिसने सबसे केंद्रीय भूमिका निभानी है, उस केंद्रीय डॉक्यूमेंट का नाम है नई शिक्षा नीति 2020। यह मैं इसलिए भी कह सकता हूं, इससे पूर्व की जो दो शिक्षा नीति आई थी, एक 1968 में आई, शायद उस समय छागला जी थे हमारे शिक्षा मंत्री, कौन था, हा? मोहम्मद करमी छागला थे, और 1986 में आई। उन दोनों पे उसके पीछे की अंग्रेजी जो शिक्षण की वो थी, उसकी छाया थी, क्योंकि वो दोनों शिक्षा नीतियां जिस शिक्षा मंत्रालय और जिन सरकारों में बनी, वे सरकारें अंग्रेजी शिक्षा से मुक्त नहीं थी। लेकिन इस पर नहीं है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो प्रचारक आदमी हूं, कहूंगा 2014 में जिस समय पर भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ और राष्ट्रीय विचारों की सरकार आई, तो इंग्लैंड का जो बड़ा अखबार है गार्जियन, उसने एक बहुत बड़ा आर्टिकल, फुल पेज आर्टिकल निकाला, एट लास्ट इंडिया गॉट्स इट्स ओन गवर्नमेंट एज ए फर्स्ट। उसने कहा, गार्जियन कहता है, अंग्रेजों का अखबार है, हमारे विरुद्ध रहता है विचारों की दृष्टि से, कि अंततोगत्वा 2014 में भारत ने अपनी पहली सरकार वो की है, प्राप्त की है, और उसके डिटेल में लिखता है ये एवर फर्स्ट गवर्नमेंट है जिस पर विदेशी या इंग्लिश विचारों की कोई वो नहीं है, जो हिंदुत्व के आधार पर आई है, जो भारत प्रथम के आधार पर आई है। इसलिए इस शिक्षा नीति को उसमें बना है, इसलिए मैं कह सकता हूं, और क्योंकि समय की सीमा रहेगी इसलिए मैं उसके सबके वो नहीं लेता हूं, लेकिन एक दो चीजें जरूर ध्यान रखिए, और वो है कि भाई इसको पढ़ना भी नहीं, तो कई बार पढ़ते नहीं है और आगे आगे सबको पढ़ाते हैं। मैं सागर में गया था, एक वहां का प्रतिनिधि मंडल आया, वो कहने लगा मेरे को, मैंने गीता आप लोगों को भेंट करनी है। मैंने कहा मेरे पास तो गीता 5 पहले से हैं, आप क्यों एक और भेंट करना चाहते हैं? फिर हमारे संघ चालक जी कहने लगे सतीश जी से क्या बात है, गीता ही तो दे रहे हैं, आप ले लो, 5 है तो 6ठी भी आ जाएगी। मैं कहा अच्छा। आए, वो आए, बड़े योग्य व्यक्ति थे, वहां के बड़े अच्छे टीचर थे, ये थे। मैंने उनसे उठाया, मैं कहा क्या है आपका प्रोग्राम? कहा जी 1 लाख गीता की प्रतियां जो है ना, हमने निःशुल्क बांटने का अभियान लिया है। मैं कहा ये क्या लिया, अभियान लिया है? कहले क्यों, इतना बढ़िया अभियान है और आप प्रचारक हैं, आप शाबाशी देंगे। मैं कहा शाबाशी तो बाद में दूंगा, पहले मेरे को एक बताओ, 6 जने के 6 जने, पहले मेरे को एक बताओ गीता, श्रीमद् भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? अब वो चक्कर में पड़ गए, 18 अध्याय। मैं 18 अध्याय, श्लोक कितने हैं? तो उनको श्लोक नहीं पता थे। मैंने कहा 700 श्लोक हैं। कहले अच्छा। मैं कहा पहला श्लोक सुनाओ। अब वो उनमें से जो 6 आए थे, केवल 3 ने श्लोक सुनाया। क्या नाम है, क्या है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। फिर मैंने कहा अंतिम श्लोक सुनाओ कम से कम। अब अंतिम श्लोक तो उनमें से किसी को नहीं है, यत्र योगेश्वर कृष्णा, वही है ना अंतिम श्लोक, यत्र पार्थ धनुर्धरा, तो वो क्या नाम है, नहीं आता था। मैंने कहा कि जिसने आप में से, इन 6 में से जिन्होंने एक श्रीमद् गीता भगवत पूरी पढ़ी है कम से कम एक बार, वो बताओ। तो उन 6 में से केवल 2 ने पढ़ी थी। मैं कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, आज के बाद ये मैं कहा बंद, तुम्हारा करो बंद, ये आप पढ़ते नहीं हो और दुनिया को पढ़ाने के लिए 1 लाख प्रतियां बांट रहे हो। वो कहेंगे आज तो मुश्किल में फंसे, हम तो आए थे बड़ा भारी, कहेंगे कि हाँ 1 लाख में से 10,000 प्रतियां और बढ़ा दो, और यहां आके बंदी करवा रहे हैं मेरा।
और मैं कहा पहले 6 के 6 पढ़ो, जिस दिन ये पढ़ोगे ना उसके बाद फिर ये गीता बांटने चलो। नई शिक्षा नीति के बारे में भी ऐसा है। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है, कम से कम अध्यापक जन, विद्यार्थी को तो चलो अभी नहीं कहते, अध्यापक जन जो भी यहां बैठे हैं, इसको पढ़ना, इसको समझना और इसको इन लेटर एंड स्पिरिट दोनों में लागू करना। और ध्यान करना, इसको लागू करते हुए आपके अंदर ये अगर सात्विक भाव नहीं रहा, मैं टीचर हूं, मैं प्रिंसिपल हूं, मैं वाइस चांसलर हूं, इसलिए मुझे ड्यूटी है ये करना, ये केवल उसकी नौकरी बजाने के लिए मुझे ये पूरा करना है, ये भाव अगर रखकर किया तो बात बनेगी नहीं। अगर ये सात्विक भाव कि मैं इस आगामी पीढ़ी को जो मैं बोलता हूं, सोचता हूं, उसको लागू करने की प्रक्रिया कर रहा हूं, ऐसा एक उच्च कोटि का सात्विक भाव मन में रखकर फिर इसको आगे लाओ। एक 5 मिनट और है मेरे पास, 5-7 मिनट, तो एक और भी कर देता हूं। इसमें बहुत सी चीजें, अब सबको तो छूना संभव भी नहीं, उचित भी नहीं, लेकिन जो केंद्रीय बिंदु जो मेरे लिए है, क्योंकि मैं जिस उसका काम करता हूं, 6ठी से ऑनवर्ड्स इसमें कौशल विकास का आग्रह है और 9वीं से ऑनवर्ड्स इसमें उद्यमिता का वो है, वोकेशनल और उद्यमिता। यहां सब लोग जरा स्पष्ट हो जाइए। विद्या, हमने अपने विद्या भारती के स्लोगन में लिखा है, सा विद्या या विमुक्त है, जो विमुक्त करती है। लेकिन जरा ध्यान करना, शिक्षा को पढ़ाना यानी उसकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करना, शिक्षा ज्ञान होना और विमुक्त होना, इसके बीच में एक बड़ा लिंकेज है जो कई बार यहां पर भी बोलते हुए मिस कर जाते हैं। कोई भी, मैंने एक वाइस चांसलर महोदय से पूछा, मैं कि कोई भी लड़का या लड़की आपके यूनिवर्सिटी में जब आता है तो किस लिए आता है? वो क्या ज्ञान और उसके लिए आता है क्या? वो प्रत्यक्ष इसलिए आता है कि मैं आपके पास आया हूं, मैं आपके साथ 4 साल 5 साल 6 साल लगा रहा हूं, अपना पैसा रहा, उसके माँ बाप भी आपको कराते हैं, पैसा देते हैं, वो देते हैं, 5 साल देते हैं। इस लड़के को ऐसा योग्य बना दो कि ये अपना भी अच्छा रोजगार और अच्छा वो कर ले और मेरे परिवार यानी बुजुर्गों का भी, घर के बुजुर्गों को भी देख रेख कर ले। ये जो लिंक है अत्यंत आवश्यक। हम शिक्षा, संस्कारी शिक्षा ये करते हैं, बाद में विमुक्त की बात, संस्कार और राष्ट्रीय उसकी बात करते हैं, लेकिन उसके दिल दिमाग में सबसे बड़ा आवश्यक अगला जीवन का पीरियड होता है कि उसको अपना रोजगार चाहिए। उसके ऊपर हम फोकस हैं क्या? दुर्भाग्य से क्या कहें, वो तो षड्यंत्रकारी थे अंग्रेज, उन्होंने रोजगार की ऐसी परिभाषा पढ़ा दी हमारे नवयुवकों को, और नवयुवकों को उन्होंने पढ़ाई, और 47 के बाद से जो सरकारें आई वो भी उसी विचार को आगे बढ़ा रही थी कि सारे देश में ट्रेवल करते हुए, आपको भी आता होगा, मुझे तो आता ही है, रोजगार की परिभाषा एक ही सबके दिल दिमाग में बैठ गई है कि रोजगार यानी नौकरी होता है, और नौकरी भी प्रेफरेबली सरकारी नौकरी होता है, और सरकारी नौकरी भी कौन सी होनी चाहिए? घर के पास ही होनी चाहिए। यही हरियाणा के एक परिवार में मैं गया था, कार्यकर्ता, अब यहाँ प्रचार ज्यादा रहा हूं तो इसलिए थोड़ा ज्यादा आना होता है। उनकी श्रीमती आई, भाई साहब एक मेरा काम करवा दो, ये तो आपको कहेंगे नहीं। मैं कहा क्या है? मेरी ट्रांसफर बड़ी दूर हो गई है, मेरी ट्रांसफर वापस कराओ ना, आपकी इतनी चलती है। मैं कहा मेरी तो चलती कोई नहीं, किसने कहा दिया? वो खैर जो भी हो, क्या लगी मेरा। मैंने कहा कितनी दूर है आपका, कौन सा स्कूल है? गवर्नमेंट स्कूल है। कहते आपकी जरगा कहो ना उसको, मनोहर लाल जी को जो भी थे, तो मेरा कर्ज के दें, मेरे को नहीं पता। मैं कहा अच्छा कितनी दूर है आपका स्कूल? 16 किलोमीटर है। 16 किलोमीटर है? हाँ। और सड़क वहां? नहीं सड़क तो है। मैं कहा आप जाती आती कैसे हैं? कार में। मैं कहा तो ऐसा करता हूँ, वो ट्रांसफर तो करा नहीं सकता, एक हेलीकॉप्टर दिलवा दूं तेरे को। मैं कहा कहां जाती हो? अपने शहर में। मैं कहा शहर में भी कितनी दूर होगा? क्या 3 किलोमीटर दूर है स्कूल। मैं कहा 3 किलोमीटर भी बड़े दूर लगता होगा, तुम्हारी छत के ऊपर ही स्कूल बनवा दे। ये दिमाग में क्या बैठ गया है? नौकरी यानी सरकारी नौकरी मिले, सरकारी नौकरी भी घर के नजदीक मिले, ये है रोजगार की परिभाषा। ये ऐसी मूर्खतापूर्ण परिभाषा है
जिसने भारत की युवा पीढ़ी को ही नहीं, भारत की आर्थिक परिदृश्य को खत्म किया। भारत को अगर समृद्ध और महान देश बनना है तो इस युवा की उद्यमिता के आधार पर बनना, एंटरप्रेन्योरशिप के आधार पर बनना। प्रत्येक युवा को उद्यमिता, ये मेरे रोजगार का, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट का राजमार्ग है, ये स्पष्ट रूप से पढ़ाना एनईपी 2020 का भी ये स्पष्ट मैंडेट है। इसलिए मैं अनेक जगह जाते हुए अपने वाइस चांसलर महोदयों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे कॉलेजेस में प्लेसमेंट सेल बना हुआ है। मैं कह इस प्लेसमेंट सेल को या तो एंटरप्रेन्योरशिप सेल में बदलिए या प्लेसमेंट सेल भी चलने दीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप सेल अलग से शुरू करिए। भारत को अगर अपनी शिक्षा नीति में परिवर्तन करके अभी नई शिक्षा नीति लगानी है, उसमें से एक बड़ा काम करना है, भारत के विद्यार्थी जगत को उसका रोजगार उद्यमिता में से होता है, यह स्पष्ट पढ़ाना है। और उसके लिए आवश्यक तंत्र प्रत्येक +1 +2 के स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI, विश्वविद्यालय, कैंपस या जो भी शिक्षण संस्थान है, अत्यंत अनिवार्य है एंटरप्रेन्योरशिप सेल या एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट या कक्ष जो मर्जी बनाओ, क्योंकि वो जिसके लिए पढ़ता है वो ऊपर के लिए बाद में पढ़ता है कि मेरे को उसके बाद एक अच्छा रोजगार होना चाहिए। हर एक आदमी को क्वालिटी लाइफ की आवश्यकता होती है और यह अच्छी बात है। क्वालिटी लाइफ के लिए क्वालिटी इनकम होना अनिवार्य है और क्वालिटी इनकम कभी भी जॉब से नहीं आती है, क्वालिटी इनकम उद्यमिता से, एंटरप्रेन्योरशिप से ही आती है। जॉब्स लिमिटेड होती हैं, नंबर में भी और क्वांटम में भी, यानी उसकी स्केल में भी। एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप से जो आता है वो नंबर में भी अनलिमिटेड होता है और वो कमाई में भी अनलिमिटेड होता है। एक उदाहरण देके बस अपनी बात समाप्त करता हूं। एक उसका उदाहरण का स्कोप शायद गुरुग्राम विश्वविद्यालय में, तब शायद दिनेश जी नहीं थे, आपसे पहले कौन थे वहां गुरुग्राम में? हाँ वो थे। उस समय मैं गया था, एक बहन मेरे साथ वाली उस पे बैठी थी। मैंने पूछा आपका क्या नाम है? कल कृष्णा यादव। मैं क्या, आप कहाँ की रहने वाली हैं? बड़ी देसी महिला, एकदम सिर पे वो कपड़ा ले रखा। कह लगी मैं तो बुलंदशहर के पास रहने वाले। मैं क्या करती हैं आप? कह लगी कि अचार और मुरब्बे बेचती हूँ। मेरे को हुआ कोई यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम है, अचार मुरब्बे बनाने वाली देसी सी महिला ये कैसे आ बैठी है? मैंने अपने कार्यकर्ता को पूछा, मैं कहा ये कैसे, गलती से तो नहीं है? क्या नहीं नहीं सर, मैंने हमने बुलाया इसको। ओके, मैंने उसको कहा जरा खड़ी होकर स्टोरी बताइए आप। उसने स्टोरी जो बताई तो मैं सुन के हैरान हो गया। उसने कहा मैं तो बुलंदशहर के पास के गांव की रहने वाली हूँ, छठी फेल महिला हूँ और पति भी 10वीं फेल है। गांव में लड़ाई हो गई तो यहाँ दिल्ली में आ गए, पैसे थे नहीं। मैंने घर वाले को कहा तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? उन्होंने कहा 2000 रुपए। मैंने कहा अच्छा तुम ऐसा करो, वहां से जाके सब्जी ले आओ सब्जी मंडी से, मैं यहाँ सड़क पर बैठ के बेचूंगी। और क्या करें, 3 छोटे बच्चे हैं। और उसने वहां पर सब्जी बेचना शुरू किया। फिर बाद में पानी का घड़ा रख लिया ताकि ग्राहक ज्यादा आए। फिर अचार रख लिया। फिर अचार बेचने के लिए पति को भी कहा, बिक नहीं रहा था तो किसी ने कहा कि भी क्या करें। इसने पूछा कईयों से कि मेरा अचार बिकता नहीं है, टेस्ट में अच्छा है, क्या करूं? तो किसी ने कोई बताया नहीं। लेकिन एक ने कहा कि यहाँ ना खादी ग्राम उद्योग वाले ना अचार मुरब्बे या इस टाइप के वो बनाने के तरीके बताते हैं, सेल करने के भी तरीके बताते हैं, तुम वहां सीख लो। 15 दिन उसने वहां सीखा, 2 घंटे प्रतिदिन। और तब उसको पता चला कि इसकी मार्केटिंग करनी थी। डब्बा पैकेज, वो पहले तो पॉलिथीन की थिगड़ी में ही देती थी। पोलो तो इसे डिब्बे में बंद करो, उसका लेबल लगाओ, तब ये बिकना शुरू होगा। उसका बिकना शुरू हो गया। मैं आज समय की उसके कारण से डिटेल नहीं बताता हूं, उसने तो डिटेल में बताया। जब वो बोल रही थी तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा मुझे दिल्ली सरकार ने सम्मानित किया है। तब भी मेरे को उसने अगला जो बोला तब मैं कही तो या तो ये झूठ बोल रही है, मुझे पता नहीं है। उसने कहा मेरा आजकल 3 फैक्ट्रियों में काम चलता है, 3 फैक्ट्रियां मेरी अपनी हैं और मेरा एनुअल वो है क्या नाम है 8 करोड़ रुपए का टर्नओवर। और जब मैंने कहा 8 करोड़ का टर्नओवर दिल्ली सरकार ने सम्मानित किया है तो मैंने तुरंत गूगल निकाला। आप भी कोई निकाल के देख सकते हैं। मैं गूगल में निकाला, अभी देखा इसके सामने यहां लिख रहा हूं कृष्णा यादव। ये देखिए ये जो फोटो है,
ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मैंने उसके बाद बोलते हुए वहीं पर ही कहा, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में कहा, मैं कहा ये है शिक्षा जिसने उसके अंदर की उद्यमिता को, अभी बहन जी बोल रही थी, धर्माणी जी बोल रही थी कि जो इनसाइड है उसको आउट करना। हम ब्रह्म का अंश हैं, ब्रह्म का अंश बिना उद्यमिता के हो ही नहीं सकता। शिक्षा के इस पार्ट को बाहर निकालना, उसके उसमें लगे। और इससे लेकर इन्फोसिस के नारायण मूर्ति तक, जब उसने 10,000 रुपए अपनी पत्नी के अकाउंट से लेकर और इन्फोसिस कंपनी शुरू की, आज भारत की नंबर 2 कंपनी बनी है। इस सब के केंद्र में है उद्यमिता। हम आज शिक्षा कुंभ में बाकी जो विद्वान लोग हैं उनसे सब शिक्षा के लेके जाएंगे, लेकिन मुझे लगा कि शिक्षा नीति का ये जो पार्ट एक छोटा सा है, महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि हम लोग स्वावलंबी भारत अभियान चलते हुए इस पर काम करते हैं। इस पर फोकस करके कुछ विषय मैं आप सबके सामने रख दूं, इतना ही किया। आप सबने ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।